हाय गाइस। सो आज की ये वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास 12th की टीचिंग सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नेशनल इनकम पढ़ाने वाली हूँ। तो क्लास 12th में जो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो आज हम पढ़ के ख़त्म कर देंगे और साथ में मैं आपको नोट्स भी दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वहाँ से आप नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो। और बाकी आज हम पूरा एक्सप्लेनेशन इसका फटाफट से कर लेते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, माइक्रो 11 में पढ़ कर आए हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर हम चैप्टर्स को शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जब मैं बोलूँगी इंडिविजुअल, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं क्या बोलूँगी? जब मैं इंडिविजुअल इनकम की बात करूँगी। और जब मैं नेशनल इनकम की बात करूँगी, यानी कि एग्रीगेट की बात करूँगी कि हम इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। देखो यहाँ पे लिखा है एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ लेबर, यानी कि एक इंडिविजुअल की डिमांड और उसकी सप्लाई को रिकॉर्ड करता है। बट वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सारी इकोनॉमी की एज अ होल एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करता है। डील्स विद हाउस होल्ड एंड फर्म डिसीजन। ठीक है, तो ये एक हाउस होल्ड या फर्म के डिसीजन से रिलेट करता है, बट ये एग्रीगेट डिसीजन के साथ रिलेट करता है। एग्रीगेट मतलब एज अ होल, सारे हाउस होल्ड, सारे फर्म्स के साथ। ये इंडिविजुअल प्राइजेस को स्टडी करता है माइक्रो, और ये ओवरऑल प्राइस लेवल को स्टडी करता है। तो बस आप ये समझ लो, माइक्रो इंडिविजुअल लेवल की बात करता है और मैक्रो इकोनॉमिक एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा है, एज अ एक इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं जो चैप्टर असली शुरू होता है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमारा ये चैप्टर मेनली शुरू होता है कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। देखो, जब हमें प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीजें लगती है। एक लगता है हमें लैंड, एक लगता है लेबर, एक लगता है कैपिटल और एंटरप्राइज। देखो, लैंड चाहिए, ठीक है, हमें लेबर चाहिए जो उस पर काम करेंगे, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, और एंटरप्राइज चाहिए, हाँ, मतलब एक फर्म चाहिए, और एंटरप्रेन्योर भी चाहिए जो उसके आइडिया को एग्जीक्यूट करेगा। तो इन सारी चीजों से मिलकर हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। यही चीजें तो होती है, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्राइज होता है, रॉ मटेरियल ले लो, इन सबको ही मिलाकर हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि ये कहने का मतलब है कि जो इनकम है वो फर्म से हाउस होल्ड में जाती है, फिर हाउस होल्ड से फर्म में आ जाती है। ये सर्कुलर फ्लो इनकम का होता रहता है। कैसे सर्कुलर फ्लो होता है? पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, क्या होता है, जैसे कि फर्म है ना, वो क्या करता है? हाउस होल्ड के पास इनकम देता है। इनकम किस फॉर्म में देता है? फर्म हाउस होल्ड के पास या तो वो रेंट की फॉर्म में देगा, ठीक है, किसकी फॉर्म में देगा? रेंट की फॉर्म में दे देगा, ठीक है, या तो वो जो है इंटरेस्ट की फॉर्म में दे देगा, ठीक है, या तो वो किस फॉर्म में दे देगा? प्रॉफिट फॉर्म में दे देगा। तो इन फॉर्म में जो फर्म है वो इनकम देता है किसको? हाउस होल्ड को देता है, ठीक है। इन्हीं तो फॉर्म में जो फर्म है वो हाउस होल्ड को इनकम दे रहा है, या तो वो रेंट के फॉर्म में देगा, प्रॉफिट के फॉर्म में देगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में देगा, ठीक है। तो इन फॉर्म में जो फर्म है वो दे रहा है इनकम हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड फर्म को इनकम किस फॉर्म में देती है? जब वो कंजप्शन करती है, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में देती है, ठीक है। अब कंजप्शन क्यों करेगी? जब उन्हें गुड्स एंड सर्विस चाहिए तो वो कंजप्शन तो करेगी। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड करती है, और वो फर्म को उस रूप में इनकम देती है। तो ऐसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता रहता है। अब इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा है, तो और क्लियर वे में समझ आ जाएगा। इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स क्या मतलब क्या है यहाँ पे? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन फॉर्म में जो इनकम है फर्म से हाउस होल्ड के पास जाती है। देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर हाउस होल्ड से फर्म में आती है
किस फॉर्म में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो ऐसे इनकम का क्या हो रहा है? एक सर्कुलर फ्लो हो रहा है। पहले फर्म से हाउस होल्ड की तरफ इनकम जा रही है, फिर हाउस होल्ड से फर्म की तरफ इनकम आ रही है। तो ऐसे क्या हो रहा है? एक सर्कुलर फ्लो हो रहा है इनकम का। तो ये होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसमें भी फेजेस आते हैं। देखो, जनरेशन फेज है, इनकम फेज है, कंजप्शन फेज है। जनरेशन फेज में क्या हुआ कि प्रोडक्शन हो रहा है, इनकम फेज में प्रॉफिट कमाया जा रहा है, इनकम हो रही है। फिर उसके बाद कंजप्शन फेज में जब हाउस होल्ड फर्म के ऊपर क्या कर रही है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है। तो ये फेजेस भी आते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। ये 3 फेजेस आते हैं। अब जब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम आगे कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। उससे पहले हम स्टॉक का और फ्लो का एक बार डिफरेंस जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत यूज होगा आपको इसमें। तो देखो, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस जान लेते हैं। स्टॉक का क्या मतलब होता है, फ्लो को क्या मतलब होता है। देखो, स्टॉक क्या होता है? इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? स्टॉक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जब हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं। सपोज करो मैं बोल रही हूं कि मुझे बताओ 12 जून को इन्वेंट्री में कितने गुड्स रखे हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर डेट पे मेजर कर रही हूँ कि उस दिन इन्वेंट्री में कितने गुड्स रखे हैं। तो ये क्या हो गया? मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर रही हूँ। दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में मैं उसको मेजर कर रही हूँ, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में। यानी कि मैं बोल रही हूँ कि 2022 से लेकर 23 तक इन्वेंट्री के अंदर कितने गुड्स थे। यानी कि मैं एक फाइनेंशियल ईयर ले रही हूँ पूरा, 22 से 23 में बताओ कि कितने गुड्स रखे हैं इन्वेंट्री में। तो ये मैं मेजर कर रही हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट में कोई टाइम डिमेंशन नहीं होता, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसको मेजर कर रहे हैं। तो कोई टाइम डिमेंशन नहीं है। मैंने बोला 12 जून को कितने गुड्स है, आपने बता दिया इतने गुड्स है, तो कोई टाइम डिमेंशन नहीं है। बट इसमें टाइम डिमेंशन होता है। अब 22 से 23 में टाइम डिमेंशन कैसे हुआ? पूरा 1 साल है, तो कितने डायमेंशन आएंगे टाइम के? स्टॉक क्या है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जा रहा है। ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। कौन सा? आपका फ्लो, क्योंकि हम इसको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। तो ये क्या है? एक डायनामिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, यानी कि कितने टाइप्स के सर्कुलर फ्लो होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। अब रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो में आप ये समझ लो कि इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें मनी आ ही नहीं रहा है। रियल फ्लो से समझ लो कि मनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मनी नहीं आता। इसमें सिंपली हम गुड्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम इसमें बात करते हैं कि हाउस होल्ड से क्या गया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सब गई फर्म्स के पास। यानी कि हाउस होल्ड ने फर्म को कोई मनी नहीं दिया, हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल दी। ये सब हम बारे में बात कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम फैक्टर सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, दैट इज रियल फ्लो। तो हाउस होल्ड ने फर्म में ये सारी चीजें दी और फर्म ने उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या दी? गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो यहाँ कहीं मनी की बात नहीं हो रही, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल दी, एक्सपेंडिचर दी, और फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो ये हमारा होता है रियल फ्लो। इट रिवर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फिर हम बात करते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो में आप मान लो कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है मनी की, क्योंकि नाम में ही मनी आ रहा है। तो मान लो कि मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, होती भी है, मानोगे क्या? मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। मनी की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है? अब हाउस होल्ड फर्म को किस तरीके से मनी देता है? हाउस होल्ड फर्म को देता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में पैसा। उसने गुड्स एंड सर्विसेज लिया तो वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा फर्म के ऊपर। और फर्म हाउस होल्ड को किस रूप में पैसा देता है? फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में, यानी कि रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। तो ये होता है मनी फ्लो। यानी कि जब हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है और फर्म फैक्टर पेमेंट दे रहा है हाउस होल्ड को, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। तो इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो मनी फ्लो और रियल फ्लो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखो, इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं हमारे। हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, फॉरेन सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये 4 सेक्टर्स होते हैं। बट ये 4 सेक्टर से मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अजम्पशन होता है इकोनॉमिक्स में। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, यानी कि सिर्फ हम 2 सेक्टर्स को मान के चल रहे हैं। कौन से 2 सेक्टर्स हैं? एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है, और कोई सेक्टर नहीं है। हमें नहीं पता गवर्नमेंट सेक्शन, हमें नहीं पता फॉरेन सेक्टर, हमें नहीं पता गवर्नमेंट सेक्टर। हम सिर्फ 2 सेक्टर मान के चलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म। तो ये 2 फर्म को हम लेकर चल रहे हैं, 2 सेक्टर्स को लेकर चल रहे हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर को और एक फर्म सेक्टर को। अब हम इसमें एक और असम्पशन मानते हैं कि इसमें कोई भी सेविंग नहीं हो रही। मतलब कि हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ये जो इकोनॉमी है इसमें कोई भी बंदा जो है सेव नहीं कर रहा। अगर कोई भी इंसान सेव करेगा तो हमारा ये सर्कुलर फ्लो टूट जाएगा, है ना। अगर पैसा लगाएगा ही नहीं तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा ही नहीं तो हमारा सर्कुलर फ्लो रुक जाएगा। इसलिए हम ये अजम्पशन मान के चल रहे हैं इस चैप्टर को एक इजी वे में समझने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझने के लिए, कि 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म। और इसमें भी हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी सेविंग्स नहीं हो रही। वैसे तो रियल में 4 सेक्टर होते हैं, सेविंग्स भी होती है, बट हम इकोनॉमिक्स में ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये अजम्पशंस याद रखने हैं कि क्या अजम्पशंस थे। उसके बाद हम अपना शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, जो चैप्टर 2 में आता है, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब इसमें मतलब पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है? कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर जो भी चीजें आती हैं हम उसको बोलते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चीजें आ रही हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चीजें आ रही हैं, ठीक है, मान लो जहां पे भी आप रह रहे हो उसके अंदर जो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो भी चीजें आ रही है, हम मान के चलते हैं कि ये हमारी टेरिटरी की चीजें, हमारी कंट्री ने इसको ओन करके रखा हुआ है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आती, कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर नहीं आती, पर फिर भी हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का मानते हैं कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आ रही है पर तब भी हम उसको मानते हैं कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? पहला देखो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। यानी कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जो भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट इंडिया ने ओन कर रखे हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। सपोज करो कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है, मान लो एयरक्राफ्ट है, इंडिया का एयरक्राफ्ट इटली से कहीं उड़ते हुए जा रहा है, कहीं उड़ते हुए जा रहा है, तो कहीं भी जा रहा है वो, चाहे इटली के ऊपर से जा रहा हो, दुबई के ऊपर से जा रहा हो, किसके ऊपर से भी जा रहा हो, पर वो है तो इंडिया का, उसको ओन तो इंडिया ने कर रखा है। तो इसलिए हम मानेंगे कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिया है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का क्या मतलब होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है जो बंदा जहां पर रह रहा है और उस बंदे का अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं लाई करता है तो उस जगह का वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो और इंडिया में ही आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यही पैसा वैसा कमा रहे हो, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट हो इंडिया के, ठीक है। तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है जिस कंट्री में, आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हो। अब देखो इसमें फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस लिंक्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ जो कि है आपके इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, अगर वो इंडिया के हैं तो वो इंडिया के ही कहलाए जाएंगे, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाए जाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर्स में मिले हो, ठीक है। बट अगर वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिया है तो वो इंडिया का ही पार्ट कहलाए जाएंगे। उसके बाद एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकेटेड अब्रॉड। अब बहुत सारे ना एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जो आपके अब्रॉड कंट्रीज में होते हैं। इंडिया के बहुत सारे ऐसी एम्बेसीज हैं जो फॉरेन कंट्रीज में है। क्या वो इंडिया का पार्ट नहीं है? वो इंडिया का ही तो पार्ट है, क्योंकि इंडिया ने उन्हें ओन कर रखा है। तो हम मानेंगे जो भी एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो सब किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है, और वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है, बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
अगर कोई भी एम्बेसी इंडिया के अंदर कॉन्सुलेट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंट्री का है तो वो तो फॉरेन कंट्री का हुआ ना, हमारा थोड़ी हुआ। क्योंकि जैसे हमारा कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी अब्रॉड में हमारा है तो उनका कॉन्सुलेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ वाला उनका है। तो जो भी एम्बेसीज कॉन्सुलेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंट्री का इंडिया के अंदर है वो सारा फॉरेन कंट्री का होगा, क्योंकि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय फॉरेन कंट्रीज है। वहीं अगर साथ साथ आपकी अगर मैं देखूं WHO, UNO, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर है, बाहर की है, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं होती। WHO, UN, जो भी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती। अब मैंने आपको एक वर्ड बताया था नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मैंने मतलब बताया था कि वो बंदा जो कहीं पे रहता है, कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है, तो वो होता है नॉर्मल रेजिडेंट। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक बंदा ऐसा हो सकता है कि वो सिटीजन कहीं का हो और नॉर्मल रेजिडेंट कहीं का हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं सिटीजन हूँ इंडिया की, बट मैं फॉरेन कंट्री में जाके पैसा कमा रही हूँ, वहां मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की हूँ? फॉरेन कंट्री की हूँ। सिटीजन मैं इंडिया की हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉर्मल रेजिडेंट हो कहीं के और सिटीजन आप हो कहीं और के। तो जहां आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है और जहां आप रह रहे हो ऑर्डरली, तो वो आपके वहां के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाओगे। अब कुछ कैटेगरी हैं जो फॉरेन मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स में नहीं आती, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अब कभी कभी बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं, तो क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बन गए? नहीं बन गए। वो आए, कुछ टाइम के लिए रहे और चले गए। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, यहाँ पे एम्बेसीज के फॉरेन के स्टाफ रहते हैं, ऑफिशियल्स रहते हैं, तो वो तो फॉरेन का पार्ट है, वो यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं खिलाए जाएंगे। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNO, WHO, वो भी आपका नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं खिलाए जाएंगे, उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज मैंने आपको बता दिए वो भी पार्ट नहीं खिलाए जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट के। क्रू मेंबर्स, बॉर्डर वर्कर्स आते हैं, काम करके चले जाते हैं, तो उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये कुछ है जो नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होते, तो इनको ध्यान रख लेना कि ये सारे लोग नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर नहीं आएंगे। बाकी उनके अलावा जितने भी लोग हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर आएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ये दो टाइप की इनकम होती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फैक्टर इनकम क्या होता है, ये समझ लो। फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहाँ पे कुछ सर्विसेज दी जाती हैं, गुड्स दिए जाते हैं, उसके रिटर्न में आपको यहाँ पे इनकम मिल रही है। जैसे कि मान लो फर्म प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बाद हाउस होल्ड ने कंजप्शन करा, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा, तो ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये क्या है? फैक्टर इनकम है। ये आपकी नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों पे इंक्लूड होती है, क्योंकि ये आप कुछ करके कमा रहे हो। तो इट रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग। कोई भी आपने सर्विस दी है, ठीक है, वो आपकी उसके बेसिस पे इनकम मिल रही है, तो वो आपकी फैक्टर इनकम है। ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में आती है और ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। फिर आती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? वो इनकम जो आपको बिना कुछ करे मिल गई, यानी कि रिसीप्ट कॉन्सेप्ट होता है ये, यानी कि आपको बस इनकम मिली है, आपने कुछ करा नहीं है। अब ऐसी कौन सी इनकम होती है जो आपको ऐसे मिलती है? डोनेशंस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। डोनेशन में इंसान कुछ करता नहीं है, बस उसको डोनेशंस मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि उसमें एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, डोनेशन हम चैरिटी के रूप में दे देते हैं, तो वो एक ट्रांसफर इनकम है जो इनकम आपको बिना कुछ करे मिल रही है। तो इट रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। कोई प्रोडक्टिव सर्विस आपने नहीं करी बट आपको पैसा मिल गया, दैट इज ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जाम्पल डोनेशन। इट इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक इनकम। जब कोई आपने सर्विसेज नहीं करी, प्रोडक्टिव सर्विस ही इंक्लूड नहीं है, तो इसको ना हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ना इसको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो ट्रांसफर इनकम इज नॉट रिकॉर्डेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, और ये एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। फिर आता है हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जिनको या तो हम कंजप्शन के लिए यूज करते हैं या तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड फाइनल गुड्स।
यानी कि अगर जो फाइनल गुड्स है यानी कि वो पूरा बना हुआ है, फाइनली बन गया है पूरा वो गुड, तो या तो मैं उसको कंज्यूम कर लूंगी, जैसे मैं ब्रेड लेकर आती हूँ, ठीक है, मैं उसको कंज्यूम करती हूँ, दुकान से मिल्क लेकर आ रही हूँ, मैं उसको कंज्यूम कर रही हूँ, तो वो फाइनल गुड हो गया, मैं उसको कंज्यूम कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी कभी हम यूज करते हैं, जैसे कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो फाइनल गुड हो गया। और ये आपका नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में आता है फाइनल गुड्स। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। और फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दी है, यानी कि वो बन चुके हैं, फाइनली बन चुके हैं और इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दी है, और ये हमारे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करे जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ये गुड्स होते हैं जिन्होंने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है, अभी ये रेडी टू यूज नहीं है, यानी कि या तो इसको हम रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। लिखा भी है, इट रिफर्स टू दोज गुड विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन दी सेम ईयर। रीसेल के लिए मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर कोई रॉ मटेरियल वगैरह है उसको आपने आगे रीसेल कर दिया फाइनल गुड बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया वो रॉ मटेरियल। फर्दर प्रोडक्शन के लिए आप उसको यूज कर रहे हो तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज नहीं है, अभी पूरे वो अच्छे से नहीं बने हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। अभी वो गुड्स फाइनल नहीं है, रेडी टू यूज नहीं है, तो इसको हम ना नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ना हम इन गुड्स को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो ये गुड्स ना डोमेस्टिक इनकम ना नेशनल इनकम किसी में इंक्लूड नहीं होंगे। अब जो फाइनल गुड्स है वो आपके दो टाइप के होते हैं, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं टीवी, फ्रिज, ठीक है, और मैंने अभी ब्रेड, मिल्क का एग्जांपल दिया था, ये सारे कंजप्शन गुड्स है क्योंकि ये कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें भी आपके 4 टाइप के कंजप्शन गुड्स आते हैं। एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, इन सबको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं, तो ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। फिर आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनको हम लिमिटेड टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे कपड़े हो गए, वो हम 2-3 साल पहनेंगे फिर हम नहीं पहनते, छोटे हो जाते हैं, तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनको हम एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन क्या हुआ? जैसे कि मैं दूध लाई, अब वो दूध 1 साल तक तो नहीं चलेगा, वो आज आप आओगे उसको यूज करोगे, खत्म। ब्रेड है, उसको एक बार आप यूज करोगे वो खत्म। तो जो हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, एक बार के लिए यूज कर रहे हैं, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। फिर आते हैं सर्विसेज। सर्विसेज आपकी कौन सी हो गई? टीचिंग होगी, ठीक है, या फिर आपने कोई टीचिंग हो गई। टीचिंग क्या है? एक सर्विस है, कोई गुड्स वगैरह चीजें इसमें नहीं है, कोई सर्विस देना कंज्यूमर को, दैट इज सर्विसेज, ठीक है, नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं। फिर कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो आप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जो आप यूज कर रहे हो, दे आर कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, ठीक है, इक्विपमेंट जो भी होगा वो सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। और इनकी जो है दीज गुड्स एक्सपेक्ट लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी कि इनकी लाइफ भी 1 साल से ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब कैपिटल गुड्स की भी लाइफ अच्छी खासी होती है। तो अब हमारा आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, थोड़ा हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक शुरू होगा, तो इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको जो थ्योरी का पार्ट है, जो बेसिक है नेशनल इनकम का, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी न्यूमेरिकल पोर्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, और जितना बचा है तो नेक्स्ट पार्ट में ही चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी, कल तक मैं डाल दूंगी, ठीक है।